गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने 2021-22 में कक्षा 12 के लिए जो एनसीईआरटी का अपने सिलेबस लागू हुआ है उसकी अपने चर्चा कर रहे थे। और अपने जो पॉलिटिकल साइंस है उस पॉलिटिकल साइंस में अपने फर्स्ट चैप्टर जो है वो अपने स्टार्ट कर रखा था। दो बुक है, अपने फर्स्ट बुक जो है समकालीन विश्व राजनीति, इस बुक का अपने जो फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वार एरा, यह टॉपिक अपने चल रहा था। और इसमें अपनी 2 क्लास अपने हो चुकी है। पिछली 2 क्लास जो है भैया उसमें अपने बात की थी कि शीत युद्ध क्या है, कब हुआ, किन के मध्य हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन से सैनिक गुट बने, किन्होंने उन सैनिक गुटों को शामिल किया, शीत युद्ध के दायरे क्या रहे और शीत युद्ध के समय कौन सी अस्त्र नियंत्रण से संबंधित संधियां हुई। यहाँ तक की चर्चा अपने पिछली 2 क्लासों में अपने कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे भैया इन 3 टॉपिक्स पे। देखो, अगला टॉपिक अपना आता है 2 ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। मतलब इस टॉपिक में अपने गुट निरपेक्षता की बात करेंगे। दूसरा है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। मतलब जब शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, शीत युद्ध प्रारंभ होने के बाद में किस प्रकार की नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ या किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ। और थर्ड टॉपिक आएगा अपने भैया भारत जो है उस भारत की शीत युद्ध में क्या भूमिका रही, भारत ने शीत युद्ध के दौरान किस प्रकार से सहयोग किया या सहयोग नहीं किया, या भारत जो है उसकी नीति पॉजिटिव रही या नेगेटिव रही, किस प्रकार की रही, उन चीज़ों की अपने बात करेंगे। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं अपने 2 ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। देखो भैया, अपने शीत युद्ध हुआ था भैया, शीत युद्ध किन 2 गुटों के मध्य हुआ था या किन 2 देशों के मध्य हुआ था। एक तो था आपका अमेरिका और दूसरा था भैया आपके सोवियत संघ। अपने फर्स्ट टॉपिक की बात करें 2 ध्रुवीयता को चुनौती, ये 2 ध्रुव हो गए। एक ध्रुव तो अमेरिका हो गया, दूसरा ध्रुव कौन सा हो गया, आपके सोवियत संघ। इन दोनों ध्रुव को भैया चुनौती किसने दी, एक नीति है जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्षता की नीति। अब सीधी सी बात आती है कि सर गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। देखो, इसके टुकड़े करो, गुट प्लस निरपेक्ष, यही तो होता है ना। गुट निरपेक्षता के अगर टुकड़े करेंगे तो वो क्या हो गया, गुट प्लस निरपेक्ष, अर्थात किसी भी गुट में शामिल न होना या गुट से क्या रहना, निरपेक्ष रहना, या गुट से अलग रहना, या गुट से दूर रहना। तो भैया जो 2 ध्रुव थे, इन दोनों ध्रुवों को एक नई नीति जो है उसने इनके सामने चुनौती पेश की। क्यों? क्योंकि दोनों ही गुट थे भैया, दोनों जो देश थे उन्होंने अपने अपने सैनिक संगठन बना लिए थे और उन सैनिक संगठनों में अपने अपने जो सदस्य देश थे या सदस्य मित्र राष्ट्र जो थे उनको शामिल कर लिया था। लेकिन कुछ ऐसे देश थे जो दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, ना तो अमेरिका का पक्ष लिया और ना ही सोवियत संघ का पक्ष लिया। उन देशों ने जो नीति अपनाई भैया उस नीति को क्या कहते हैं, अपने गुट निरपेक्षता की नीति। समझ गए? तो अपने क्या परिभाषा दे सकते हैं, अपने परिभाषा के तौर पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि गुट निरपेक्षता क्या है, तो भैया गुट निरपेक्षता की सीधी सी परिभाषा याद रख लेना, ऐसा कोई भी गुट जिसका आधार क्या हो, सैन्य हो, उसमें शामिल नहीं होना, वही क्या कहलाएगी, गुट निरपेक्षता। समझ गए? मतलब कोई भी ऐसा गुट या संगठन जिसका निर्माण किस आधार पे हुआ हो, सैन्य आधार पर हुआ हो या लड़ने के लिए हुआ हो या युद्ध के लिए हुआ हो, उनमें से किसी भी गुट में शामिल न होना, गुटों से दूर रहना, किसी भी गुट का समर्थन नहीं करना, वही नीति क्या है, गुट निरपेक्षता की नीति है। अब भैया ये गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई किन्होंने। देखो, गुट निरपेक्षता की नीति उन देशों ने अपनाई थी भैया जो नए नए क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। अपने 1945 में यह युद्ध स्टार्ट हो गया था, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्टार्ट हो गया था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ही भैया अफ्रीका है, अपने एशिया महाद्वीप है, अपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, अपने इन देशों से कई नए राष्ट्रों का जन्म हुआ था, कई नए देश क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए थे।
जैसे एशिया महाद्वीप से अपने भारत, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप से अफ्रीका से लगभग 60 देश स्वतंत्र हुए थे। तो इन प्रकार से एशिया, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, इनसे जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, या जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, उन राष्ट्रों के द्वारा जो नीति अपनाई गई ना, वही नीति कौन सी थी? गुटनिरपेक्षता की नीति थी। क्वेश्चन आ जाता है किन देशों ने अपनाई, तो सीधा सा याद रख लेना, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से 9 स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने। अब बात करते हैं भैया, ये गुटनिरपेक्षता की जो नीति है, इस नीति के संस्थापक कौन थे? मतलब इस नीति का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? संस्थापक देश और प्लस सदस्य कौन थे? मतलब किन देशों के द्वारा इस नीति को प्रारंभ किया गया और उन देशों के प्रमुख नेता कौन थे? भैया सबसे पहले बात करते हैं अपने भारत की। क्यों? क्योंकि भारत जो था वो गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करने वाला सबसे प्रमुख देश था, अग्रणी देश था। तो भैया भारत की ओर से गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन किया था अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है। दूसरे अपनी बात करते हैं भैया यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया से भैया अपने गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी उसका समर्थन किया था किसने? टिटो ने। पूरा नाम है इनका शायद जोसेफ ब्रोज टिटो। भारत से कौन हो गए? नेहरू जी संस्थापक में। और यूगोस्लाविया से कौन हो गए? जोसेफ ब्रोज टिटो। इसके बाद में तीसरा देश आता है भैया अपने मिस्र। मिस्र से थे अपने नासिर। मिस्र से कौन थे? अब्दुल गमार नासिर। इसके बाद में भैया अगला देश आता है अपने इंडोनेशिया। ये संस्थापक सदस्य देश है, ध्यान रखना आप इनका। इंडोनेशिया से कौन थे? अपने सुकर्णो। और फिर अगला देश आता है आपके घाना। और घाना से कौन थे? अपने वामे एनक्रुमा। ये 5 जो है भैया वो क्या है? गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करने वाले संस्थापक देश या संस्थापक सदस्य। क्लियर है। कई बार क्वेश्चन आता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करने वाले 5 संस्थापक देशों के नाम लिखिए या सदस्य देशों के नाम लिखिए, या आपको ऐसे मैचिंग करने वाला क्वेश्चन दे दे, इनको ऊपर नीचे लिख दे, फिर पूछ ले कि यूगोस्लाविया से कौन था, मिस्र से कौन था, उनको सम्मिलित कीजिए। क्लियर है। तो भैया आपने किसकी बात कर रहे हैं? गुटनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। गुटनिरपेक्षता का सीधा सा अर्थ क्या हो गया? शीत युद्ध के समय जो 2 गुट थे या जो 2 ध्रुव थे, उन दोनों ध्रुवों में से किसी भी गुट में शामिल ना होना। अर्थात गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी नीति जिसके अंतर्गत किसी भी सैन्य गुट में क्या नहीं होया जाता, शामिल नहीं होया जाता, वह नीति क्या कहलाती है? गुटनिरपेक्षता। मतलब कोई भी ऐसा गुट मान लो जिसका आधार क्या हो? सैन्य हो, सैनिक हो, जो युद्ध के लिए जो गुट बना हो, ऐसे गुट में शामिल न होने की नीति गुटनिरपेक्षता कहलाती है। इसके संस्थापक देश जो है वो कितने थे? 5 थे। 5 में एक भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना, और ये थे इनके प्रमुख नेता। अब बात आती है भैया गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की। देखो ये जो संस्थापक सदस्य देश थे, इन संस्थापक सदस्य देशों ने फैसला किया कि जिस प्रकार से अपने यह नीति अपनाई है ना, उसी प्रकार से यह नीति अन्य देश भी अपनाए। इसके लिए हमें क्या करने चाहिए? सम्मेलन आयोजित करने चाहिए। और पहला जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है वो कब हुआ था? 1961 में हुआ था भैया। अपने कहाँ पर? बेलग्रेड में। बेलग्रेड इंडोनेशिया में यह सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितने सदस्य देशों ने शामिल लिया था? तो कितने सदस्य देश थे भैया? 25। मतलब 1961 ईस्वी में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करने वाले सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई थी? 25 हो गई थी। और फिर धीरे धीरे इस गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करने वाले सदस्यों की संख्या भी क्या हुई? बढ़ती गई। अब कई गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन अपने हो चुके हैं, लेकिन अपने उन्हीं की बात करेंगे जो आपके बुक के अंदर है। आपके बुक के अंदर भैया पहला दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 17वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, जो कब हुआ था? 2016 में हुआ था भैया, अपने वेनेजुएला में। कहां पर हुआ था? वेनेजुएला में हुआ था। और यहां पर इसके सदस्यों की संख्या जो है वो 25 से बढ़कर कितनी हो गई?
120 हो गई। मतलब पहले सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने वाले सदस्य देश 25 थे, और जो 17वां सम्मेलन हुआ था वेनेजुएला में, वहां पर इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 120 हो गई। अब क्वेश्चन यह आता है कि इन देशों ने यह नीति क्यों अपनाई थी? ऐसे क्या कारण थे? मतलब इन्होंने इस नीति का प्रारंभ क्यों किया था? तो भैया इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य तो था कि आपस में पांचों देश क्या करेंगे? एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मतलब आप पांचों में से किसी पर भी आपदा आ जाए, किसी पर भी विपत्ति आ जाए, किसी पर भी संकट आ जाए, हम पांचों को आपस में क्या करना है? एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है। दूसरा इसका उद्देश्य था भैया, जो शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था, उस शीत युद्ध के बढ़ते हुए प्रसार को देखकर, या शीत युद्ध का जो दायरा था उस दायरे को देखते हुए इन्होंने इस नीति को अपनाया था। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध भैया धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लगभग देश जो है वो दोनों गुटों में से किसी भी एक गुट में शामिल हो गए थे, हालांकि अपने पाकिस्तान तक भी शामिल हो गया था। तब इन देशों ने फैसला किया कि क्यों ना अपने भी क्या बना ले, एक अलग ही नीति अपना ले। इसलिए इन्होंने इस गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। अब देखो भैया यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा आता है कि गुटनिरपेक्षता है क्या? सीधा सा अर्थ तो आपने कह दिया है कि किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति क्या कहलाएगी? गुटनिरपेक्षता कहलाएगी। और सही है, दोनों ही गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होना वह क्या है? गुटनिरपेक्षता है। अब कई बार पूछते हैं कि क्या गुटनिरपेक्षता फर्तकतावाद है क्या? क्या गुटनिरपेक्षता क्या है? फर्तकतावाद है क्या? तो भैया फर्तकतावाद क्या होता है, पहले तो ये ध्यान रखना। देखो, फर्तकतावाद होता है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काटकर अलग रखना। मतलब विश्व में क्या हो रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। भाड़ में जाए विश्व, अपने को क्या रहना है? विश्व से अलग रहना है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मामले हो रहे हैं उन मामलों की तरफ ध्यान ही मत दो, अपने को क्या रहना है? अलग रहना है। वह नीति क्या कहलाती है? फर्तकतावाद की नीति कहलाती है। वह नीति क्या कहलाएगी? फर्तकतावाद की नीति कहलाती है। समझ गए? जैसे अपने अमेरिका, भैया अमेरिका में 1783 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद से भैया अमेरिका जो है वो एक प्रकार से संपूर्ण विश्व से अलग हो गया था, संपूर्ण विश्व से कट गया था। इसने अपना सिर्फ विकास करने पर ध्यान दिया, और फिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यह पहली बार अगर शामिल हुआ था तो वो कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। इससे पहले अमेरिका ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मामले में ध्यान नहीं दिया। तो वह नीति क्या होती है? फर्तकतावाद। अब भारत ने जो नीति अपनाई, क्या वो फर्तकतावाद है क्या? वो फर्तकतावाद नहीं है। गुटनिरपेक्षता को अपने फर्तकतावाद नहीं कह सकते भैया। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भारत जो है, भारत किसी भी गुट में शामिल तो नहीं हुआ था, लेकिन भारत जो है वो क्या करा रहा था? मध्यस्थता करा रहा था। भारत बीच बचाव कर रहा था। भारत चाह रहा था कि कैसे भी करके इन दोनों देशों के मध्य, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य मध्यस्थता हो जाए, युद्ध समाप्त हो जाए, इनमें शांति हो जाए, इनमें सुलह कायम हो जाए। देखो, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कोरिया संकट जो 1950 के दशक में हुआ था, उस संकट को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है, या उस संकट में मध्यस्थता की भूमिका जो है वो भारत ने ही निभाई थी। भारत से अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भैया सुलह की नीति कायम की थी। इन्होंने ही उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य क्या करवाई थी? मध्यस्थता करवाई थी। तो इस आधार पे अपने कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति जो है वो फर्तकतावाद नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्तकतावाद में अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काटकर अलग रखा जाता है, जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है भैया कि क्या गुटनिरपेक्षता तटस्थता की नीति है क्या? क्या गुटनिरपेक्षता तटस्थता की नीति है क्या? देखो, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या गुटनिरपेक्षता फर्तकतावाद है क्या, या गुटनिरपेक्षता फर्तकतावाद की नीति है क्या? आप इस कथन से सहमत हो क्या? अपने कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। यह क्वेश्चन पूछ ले कि गुटनिरपेक्षता जो है वो तटस्थतावाद की नीति है, क्या आप इस कथन से सहमत हो? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते। तो भैया फर्तकतावाद तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गई। दूसरी है भैया तटस्थता। अब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि तटस्थता होती क्या है। देखो, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, दो लोग लड़ रहे होते हैं, ठीक है,
दो लोग लड़ रहे हैं आपस के अंदर और अपने खड़े खड़े देख रहे हैं, मतलब अपने सामने लड़ रहे हैं और अपने खड़े खड़े देख रहे हैं, ना तो हम उसको चुप करा रहे हैं ना दूसरे को चुप करा रहे हैं, दोनों में से किसी का भी अपने पक्ष नहीं ले रहे, बस खड़े खड़े देख रहे हैं। वो क्या होती है? तटस्थता होती है। दो आदमी लड़ रहे हैं, आप ना तो किसी को सही बता रहे हो ना किसी को आप गलत बता रहे हो, ना एक का पक्ष ले रहे हो ना किसी दूसरे का पक्ष ले रहे हो, बस आप खड़े खड़े देख रहे हो। उसको क्या कहते हैं? तटस्थता। समझ गए? अब भारत ने जो नीति अपनाई, क्या वो तटस्थता की नीति है? क्या गुटनिरपेक्षता तटस्थता की नीति है? क्या नहीं है भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि जब दोनों के मध्य युद्ध हुआ था तो भारत देख नहीं रहा था भारत इनके मध्य क्या कराने की कोशिश कर रहा था। भारत इनके मध्य समझौते कराने के प्रयास कर रहा था। भारत चाहता था कि कैसे भी करके इन दोनों के मध्य क्या हो जाए, ये शीत युद्ध समाप्त हो जाए, देश में शांति स्थापित हो जाए। और इसके अलावा इसके साथ में भारत ने भैया कोरिया संकट जब हुआ था उस समय मध्यस्थता भी करवाई थी। इसके अलावा जब कांगो संकट आया था तो यूएनओ के महासचिव द्वारा जो समझौता करवाया गया था उसमें भी भारत का अपने महत्वपूर्ण योगदान था। क्लियर है अपने? ये हो गया भैया आपके कौन सा पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है भैया अपने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब देखो भैया शीत युद्ध की नीति तो, शीत युद्ध जो था उस समय गुटनिरपेक्षता की नीति तो हो गई। अब आता है भैया गुटनिरपेक्षता की नीति के बाद में किसका प्रारंभ हुआ? एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। कैसे हुआ वो देखो भैया। देखो भैया जो गुटनिरपेक्षता की नीति में जो शामिल देश थे ना, उन देशों को क्या नाम दिया गया? अल्प विकसित देश। उन देशों को एक अलग ही नाम दिया गया और वो देश क्या कहलाए? अल्प विकसित देश। मतलब ना तो ये देश कैसे थे? विकसित थे और ना ही कैसे थे? विकासशील थे। इन देशों को एक अलग ही नाम दिया गया और वह नाम क्या है? अल्प विकसित देश। किन देशों को? जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। और इन देशों के सामने भी यह प्रमुख चुनौती क्या थी? देखो ये नए नए स्वतंत्र हुए थे। जिस समय शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था उसी समय ये देश स्वतंत्र हुए थे। कुछ एशिया से हुए, कुछ अफ्रीका से हुए, कुछ उत्तरी अमेरिका से हुए। तो इन देशों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो क्या थी? अपने देश का क्या करना? आर्थिक विकास करना। अपने देश का आर्थिक विकास करना, अपने देश में जो गरीबी है उस गरीबी को मिटाना, रोजगार के साधनों में वृद्धि करना, ये सबसे प्रमुख चुनौती थी नवीन स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने, या जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी उन देशों के सामने। इस प्रकार से भैया इन देशों के द्वारा, जो अल्प विकसित देश थे, इन देशों के द्वारा जो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अपनाई गई या जो नई नीति अपनाई गई, उसी नीति को क्या नाम दिया गया? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। समझ रहे हो? जिन देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई वह देश जो है वो क्या कहलाए? अल्प विकसित देश कहलाए। इन देशों के सामने जो प्रमुख चुनौती थी वो चुनौती क्या थी? अपने देश का क्या करना? आर्थिक विकास करना। क्यों? क्योंकि जिनके मध्य युद्ध हो रहा था भैया वो देश तो आर्थिक विकास कर चुके थे, वो तो विकसित देश हो चुके थे, वो तो आर्थिक राजनीतिक हर रूप से क्या थे? परिपूर्ण थे। लेकिन ये तो अभी आजाद हुए, ये तो अभी स्वतंत्र हुए। तो इनके सामने प्रमुख चुनौती क्या थी? अपने देश का आर्थिक विकास करना। जैसे भारत की बात कर ले, भारत अपने इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था। इंग्लैंड ने भारत को एक प्रकार से बर्बाद कर दिया था, कंगाल कर दिया था। भारत के पास में क्या बचा था? सब कुछ तो ले गए थे भारत का लूट कर। तो भारत के सामने क्या चुनौती थी? कि अपने देश का आर्थिक विकास करे, भारत में रोजगार के साधनों की वृद्धि करे, यहाँ की गरीबी को दूर करे। तो इन देशों ने भैया जो नवीन व्यवस्था अपनाई उसी व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। और इस व्यवस्था के तहत 1972 में भैया, कब? 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास और व्यापार से संबंधित एक क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था वो सम्मेलन? 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किससे संबंधित? व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था भैया, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कब हुआ? 1972 में। किसके द्वारा आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किस लिए किया गया? विकास और व्यापार से लिए। किसके लिए? विकास और व्यापार के लिए। इस सम्मेलन को अपने नाम देते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
क्लियर है। इस सम्मेलन में भैया कुछ बातों पर सहमति हुई थी। इस सम्मेलन में कुछ शर्तें डिसाइड हुई थी, किन के लिए? अल्प विकसित देशों के लिए, जो अभी स्वतंत्र हुए थे, जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, उन देशों के लिए कुछ बातें निर्धारित हुई थी 1972 के सम्मेलन में। और वो बातें या वो शर्तें क्या थी? पहली शर्त तो क्या कही गई थी कि अल्प विकसित देशों के पास में जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों पर अब किसका अधिकार होगा? उन्हीं देशों का अधिकार होगा। मतलब जिस देश के पास में प्राकृतिक संसाधन है, जिस देश में कोई भी प्राकृतिक संसाधन पाया गया है, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है, जैसे आपको कोयला मिल गया, मान लो किसी देश में पेट्रोल मिल गया, तो जिस देश में कोयला मिला है या पेट्रोल मिला है, उसी देश का उसके ऊपर क्या होगा? अधिकार होगा। पहला डिसीजन तो ये हुआ। दूसरा डिसीजन लिया गया था भैया कि अल्प विकसित देश जो प्रौद्योगिकी मंगा रहे हैं अन्य देशों से, मतलब अपने देश का विकास करने के लिए जो प्रौद्योगिकी मंगा रहे हैं, अपने पश्चिम के देशों से जो भी प्रौद्योगिकी से संबंधित अपने सामग्री मंगाते हैं, वह क्या होगी? उसकी लागत जो है वो क्या होगी? कम होगी। मतलब अल्प विकसित देशों को विकासशील बनाने के लिए, उनका आर्थिक विकास करने के लिए 1972 में एक सम्मेलन हुआ। वह सम्मेलन जो था उसका क्या नाम था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इस सम्मेलन में क्या कहा गया कि अल्प विकसित देश है, उन अल्प विकसित देशों को क्या किया जाएगा? मजबूत बनाया जाएगा, उनको भी आर्थिक रूप से विकसित किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ शर्तें डिसाइड की गई। पहली शर्त क्या थी कि इन देशों में जो भी प्राकृतिक संसाधन पाए जाएंगे, उन प्राकृतिक संसाधनों पर इन्हीं देशों का अधिकार होगा। ये देश जो भी प्रौद्योगिकी पश्चिमी देशों से मंगवाएंगे, उस प्रौद्योगिकी की क्या होगी? लागत भी कम होगी। और जो अल्प विकसित देश है, उन अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भी क्या बढ़ेगी? भूमिका बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भी इन देशों की क्या होगी? भूमिका बढ़ेगी, इनको भी महत्व दिया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान कौन से? जो व्यापार से संबंधित है, जैसे आपके WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, इन देशों में भी अल्प विकसित देशों की भूमिका बढ़ाई जाएगी। इन बातों पर सहमति हुई थी कब? 1972 के सम्मेलन में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विकास और व्यापार से संबंधित एक सम्मेलन था, जिसको अपने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। दो टॉपिक अपने क्लियर हो चुके हैं। तीसरा टॉपिक आता है भैया भारत और शीत युद्ध। देखो, अब शीत युद्ध हो गया, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हो गया, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपना ली। अब जो भारत की शीत युद्ध के प्रति जो नीति थी, उस नीति को अपने संक्षिप्त में अगर पढ़े तो किस प्रकार की नीति थी, उसकी कुछ लोगों ने प्रशंसा भी की है और कुछ लोगों ने आलोचना भी की है। तो देखो, बात करते हैं भारत और शीत युद्ध की नीति। देखो भैया, जब शीत युद्ध हुआ था तो पहली बात तो हो गई कि भारत के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी, वह नीति कौन सी थी? गुटनिरपेक्षता की नीति थी। अर्थात भारत ने शीत युद्ध के दौरान दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। भारत ने एक अलग ही नीति अपनाई और उस नीति को क्या कहते हैं? गुटनिरपेक्षता की नीति। अब यह नीति जो थी भैया, यह न तो क्या थी? नकारात्मक थी और न ही किस प्रकार की थी? निष्क्रियता की थी। मतलब कि जो भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, यह नीति कैसी नहीं थी? नकारात्मक भी नहीं थी। नकारात्मक का मतलब भारत ने यह नहीं कहा था कि भाड़ में जाओ तुम, हमको मतलब नहीं है। और न ही भारत क्या था? निष्क्रिय था। भारत निष्क्रिय भी नहीं था। मतलब भारत ने इस युद्ध के दौरान जो है वो शांति स्थापित करने के लिए दोनों ही देशों का समय समय पर क्या किया? सहयोग किया। दोनों ही देशों के मध्य शांति स्थापित करवाने या समझौता कायम करवाने का क्या किया? प्रयास किया। मतलब जो देशों के मध्य जो मतभेद थे, उन मतभेदों को भी दूर करने का क्या किया? भारत ने प्रयास किया। जो भी संकट आए, जैसे आपके कोरिया संकट आया था, उस कोरिया संकट के समय जो मतभेद उत्पन्न हो गए थे उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य, उन मतभेदों को समाप्त करने में भी भारत ने क्या दिया? योगदान दिया। समझ रहे हो? मतलब जो भारत शीत युद्ध के प्रति जो भारत का क्या रवैया हुआ, उसकी अपने चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट बात तो हो गई कि भारत ने कैसी नीति अपनाई? गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। दूसरे पॉइंट हो गया कि भारत की जो नीति थी वो ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता की नीति थी। क्यों? क्योंकि भारत ने समय समय पर क्या किया था?
युद्ध को समाप्त करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए समय समय पर सहयोग दिया था, जैसे अपने कोरिया संकट। इसके अलावा भारत ने भैया मतभेदों को भी दूर करने का क्या किया था, प्रयास किया था। अन्य जो देश थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, उन देशों को भी भारत ने यही कहा था कि हमें कैसे भी हो इस युद्ध को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, विश्व में शांति स्थापित करने पर बल देना चाहिए। क्लियर है। इसी नीति के कारण भैया भारत स्वतंत्र होकर क्या ले सकता था, फैसला ले सकता। अब देखो इस नीति का फायदा क्या हुआ भारत को, इस नीति का फायदा क्या हुआ, देखो भारत ना तो अमेरिका में शामिल हुआ और ना ही सोवियत संघ में शामिल हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, उस नीति से भारत को क्या फायदा हुआ। तो फायदा ये हुआ कि भैया भारत जो है वो अब स्वतंत्र होकर फैसला ले सकता था, क्योंकि दोनों ही गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। तो अब भारत जो भी फैसला लेता वो अपनी मनमर्जी से ले सकता था। उसको ना तो अमेरिका से पूछने की आवश्यकता थी और ना ही सोवियत संघ से पूछने की आवश्यकता थी। पहला फायदा तो ये हुआ। दूसरा अपने कह सकते हैं कि भारत दोनों ही गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, तो दोनों में से कोई भी भारत के ऊपर धौंस या रौब नहीं जमा सकता। अब जैसे मान लो अमेरिका भारत को डराए तो भारत किस में शामिल हो जाता, सोवियत संघ में शामिल हो जाता, या सोवियत संघ डराए तो भारत किस में शामिल हो जाता, अमेरिका में शामिल हो जाता। इसलिए दोनों ही जो देश है ना, उन्होंने भारत के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला, किसी प्रकार का रौब नहीं दिखाया, किसी प्रकार की धौंस नहीं जमाई। इसके अलावा दोनों ही देशों से भारत के संबंध जो है वो किस प्रकार के रहे, मधुर संबंध रहे, मेल मिलाप वाले संबंध रहे। क्यों? क्योंकि दोनों ही देश में से कोई भी देश भारत के साथ में दुश्मनी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इनको पता था अगर अपने भारत मान लो अमेरिका दुश्मनी लेगा तो भारत किसकी तरफ चला जाएगा, सोवियत संघ की साइड। सोवियत संघ भारत को मान लो डराएगा धमकाएगा तो भारत किसकी तरफ चला जाएगा, अमेरिका की तरफ। तो दोनों ही देशों के साथ में भारत के संबंध किस प्रकार के रहे, मधुर रहे, मिलनसार रहे। अब भैया भारत ने जो नीति अपनाई थी उस नीति की कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है। कुछ आलोचकों का यह कहना है कि भारत की जो नीति है वो कैसी है, सिद्धांत विहीन नीति है। सिद्धांत विहीन नीति क्यों कहा गया है, सिद्धांत विहीन नीति इसलिए कहा गया है क्योंकि भैया भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, उस गुटनिरपेक्षता की नीति का अर्थ था किसी भी गुट में शामिल ना होना। लेकिन 1971 ईस्वी में भारत जो है उसने किसके साथ में मित्रता कर ली थी, सोवियत संघ के साथ में मित्रता कर ली थी। कब की थी पता आपको, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ था, जो बांग्लादेश संकट हुआ था, उस समय भारत ने किसके साथ में मित्रता कर ली थी, सोवियत संघ के साथ में मित्रता कर ली थी। तो इस प्रकार से कुछ आलोचक जो है उन्होंने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को क्या कहा है, सिद्धांत विहीन कहा है कि भारत जो है वो सिद्धांतों पर नहीं रहा। 1971 में भारत का झुकाव किसकी तरफ हो गया, सोवियत संघ की तरफ हो गया। ये थी भैया भारत और शीत युद्ध। क्लियर है, ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुका है। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।